हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आपको मैं सारे बातों को, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप जो है सिर्फ एनसीईआरटी बुक कर लेंगे तो उससे आपको जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ आपको क्या होना चाहिए कि आपको इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को जब तक नहीं जानेंगे तब तक जो है आपको अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से। पहले कॉन्सेप्ट्स करेंगे, किसमें इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं उन सभी टर्म के बारे में जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आज पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। चैप्टर 2 जो है आपको पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स पहले हम सबसे पहले जानेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स जो है दो वर्ड से बना है दोस्तों। एक बना है पॉली और दूसरा बना है नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मेनी। देखिए दोस्तों, पॉली का मतलब होता है, ये दो वर्ड से बना है। एक बना है पॉली और दूसरा बना है नोमियल। तो पॉली मीन्स हो गया मेनी और नोमियल मतलब हो गया आपको टर्म्स, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे। सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उसे आप क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं दोस्तों। डिफिनीशन इसको क्या कहिएगा, इसका जो डिफिनीशन होगा पॉलिनोमियल का, आप क्या कह सकते हो, पॉलिनोमियल का डिफिनीशन हम डिफाइन जो करेंगे क्या कह सकते हैं, ए पॉलिनोमियल is an expression, a polynomial is expression, यानी पॉलिनोमियल जो है आपको एक्सप्रेशन है जिसमें इन विच कांस्टेंट टर्म वेरिएबल, यानी आप क्या कहिएगा, ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच कांस्टेंट टर्म वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स, यानी आप क्या कह सकते हो, पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें आपको कांस्टेंट टर्म होंगे, वेरिएबल होंगे और एक्सपोनेंट्स होंगे। यानी ये पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच कांस्टेंट टर्म वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स, जिनमें ये सारे चीज होंगे उसे आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, हमने लिख दिया 2x² प्लस 5x माइनस 9, मतलब कोई भी टर्म हमने ले लिया, ठीक है। अब आप यहां पर बताइए दोस्तों, अब आप जो है यह जो आपने लिया है, क्या इसमें जो टर्म है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम पहले दो चीजों को जानते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और एक्सपोनेंट्स क्या होता है। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर जो कांस्टेंट टर्म हुआ, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू जो होता है वह अस्थिर हो, यानी जिसकी वैल्यू नहीं बदलता हो, और वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदलते रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप जो है कह सकते हो कि कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, जो भी नंबर्स होंगे वो कांस्टेंट टर्म होंगे। वेरिएबल मतलब जो भी अल्फाबेटिकल होंगे, अल्फाबेटल होंगे, उसे आप बोलोगे वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए यहां पर जो मैंने कांस्टेंट टर्म बोला है, कांस्टेंट टर्म का मतलब आप कह सकते हो कि नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। उसके बाद आपको मैंने बात किया वेरिएबल का, तो वेरिएबल क्या होगा दोस्तों, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू बदलते रहती हो, तो यानी अल्फाबेटिकल ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट। तो ये सब आपको हो गए वेरिएबल। तो आपको मैंने क्या बताया कि जिसमें आपको क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो गया 9, वेरिएबल टर्म यानी ये x² जो हो गया वो आपको हो गया वेरिएबल, और जो है यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंट की चर्चा किया है। तो एक्सपोनेंट्स का मतलब हो गया दोस्तों, इसमें जो भी पावर होंगे, जैसे यहाँ पर 2 पावर हैं तो ये हो गए आपको एक्सपोनेंट्स हो गए। तो यानी आप पॉलिनोमियल किसे बोलोगे दोस्तों, कि वैसे पॉलिनोमियल जिसमें आपको कांस्टेंट टर्म हो, वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट्स हो, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे
पॉलिनोमियल। तो चलिए दोस्तों, आप साथ के साथ अपने साथ नोटबुक रखें और मैं जो बताते जा रहा हूं उसे आप नोट करते जाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलिए। दोस्तों, अब मैं आपको जो है दूसरा एग्जाम्पल देके ट्राई करता हूं आपको कुछ समझाने का। जैसे मान लीजिए मैंने एक आपको टर्म ले लिया, मान लीजिए लेट पी एक्स इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर 2x² माइनस 5x प्लस 8 है। मैंने एक क्या किया, अपने मन से पॉलिनोमियल नोट कर लिया। तो अब बताइए, अब दूसरा एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं 3y³ माइनस 6y माइनस 6y² प्लस 6y प्लस 8। तो ये क्या किया हमने, अपने मन से एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल ले लिया, तो आप बताइए इन सभी में आप देख रहे हो क्या x है, जबकि इन सभी में क्या है आपको y है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल यानी आप यहाँ पर बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x, यानी यह पॉलिनोमियल है जिसमें कि वेरिएबल आपको क्या है दोस्तों, x है, क्योंकि ये सभी x के टर्म में आपको है। तो पॉलिनोमियल्स इसमें वेरिएबल क्या है, x है। उसी तरह दूसरा देखिए, आप इस एग्जांपल में क्या कर सकते हो कि यह जो पॉलिनोमियल्स है जिसमें कि वेरिएबल जो है आपको, वेरिएबल आपको क्या है, y है। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिया दोस्तों। इसमें देखिए ये पर px हम लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आपको x के टर्म में है, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे px। अब यहाँ पर देखिए py है, यानी पॉलिनोमियल जो इसमें वेरिएबल है वो y के फॉर्म में है, इसलिए हम py के रूप में लिख दिए। अब अगर आपके मन में यह सवाल उठता है, जैसे मान के चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर pz मान लेते हैं। z का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए 2z³ लिख दिया, प्लस 2z² लिख दिया, माइनस 2z लिख दिया, माइनस 2 लिख दिया। इस तरह से मैंने आपको मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी ले लिया, 12 ले लिया। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सभी z के फॉर्म में है, तो इसे आप क्या कर सकते हो कि पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल आपको क्या है, ये z के फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में है उसको हम पॉलिनोमियल ऑफ x, वेरिएबल जो है, फिर इसमें y है तो इसलिए हम इसे y मान लिए, इसमें z है तो z मान लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा अब आपको मैं समझाऊंगा कि टर्म्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया, 2x² माइनस 7x माइनस 8 लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा, 2x² 7x 8 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2x² है माइनस 7x है और यह जो माइनस 8 है, यानी ये जो अलग अलग आप इसे करिएगा, 2x² 7x 8, ये तीनों अलग अलग जो हो गए तो इसे आप बोलेंगे टर्म्स। तो ये सब आपको क्या हो गए दोस्तों, टर्म्स हो गए। अब इस टर्म्स के साथ जो नंबर होंगे उसे आप बोलोगे कोफिशिएंट। नहीं समझे, आपको मैं बताता हूं। देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x², अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ x² आपसे कोई पूछे, यानी x² के साथ जो नंबर है उसे आप कोफिशिएंट कहोगे। कोफिशिएंट ऑफ x² आपको क्या हो गया, तो 2 हो गया। फिर इसी तरह आपसे कोई पूछ दे, बताओ आपको कोफिशिएंट ऑफ x पूछ दे आपसे, तो x के साथ जो भी नंबर है विथ साइन, तो इसके पहले देखिए आपको साइन में क्या लगा हुआ है, -7 है, तो इसको आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ x बोलोगे। अब दूसरा चीज है, अब आपको यहाँ पर देखना है, जैसे मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपसे कोई पूछ दे, बताओ कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म जो होता है वो नंबर होते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपको -8 है। तो मैंने आपको यह एग्जांपल दे के समझाने का कोशिश किया कि टर्म्स क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, 2x² माइनस 7x माइनस 8। तो अब यहाँ पर देखिए टर्म कौन कौन हो गया, 2x² माइनस 7x माइनस 8 हो गया। तो ये आपको हो गए टर्म्स। अब जो है 2x² के साथ जो नंबर होंगे वह होते हैं उसकी कोफिशिएंट। जैसे x के साथ जो नंबर्स हो विद साइन उसको बोलेंगे कोफिशिएंट। अब आपके मन में होता होगा इसके साथ तो कोई साइन नहीं है, जब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो आप इसे प्लस बोलोगे, यानी किसी के आगे अगर साइन नहीं है तो वो आपको प्लस समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया प्लस, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया -7, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म हो गया -8। तो ये सारी चीज मैंने आपको क्या किया, बताने का कोशिश किया। तो अब आपको मैं टर्म्स के आधार पे
यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताने वाला हूं। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उसके आधार पर मैं बताऊंगा। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया। अब दोस्तों अब मैं जो हूं आपको बता रहा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दिया। तो यानी अब जो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे वो देखते हैं। यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री on the basis of the degree types of polynomial types of the polynomial। यानी आपको क्या याद रखना है कि डिग्री के आधार पर कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहला नंबर जानना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आपको समझना है। पहला होगा आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होंगे, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, यहां पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं जिस पॉलिनोमियल का, या ऐसे लिखिए द पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 0, विच डिग्री इज 0, जिसकी डिग्री क्या होगा 0 होगा। द पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 0, जिसकी डिग्री 0 होंगे उसे आप बोलोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिख लिया, जैसे मैंने लिख दिया 12, मैंने लिख दिया -2। अब कहोगे कि इसमें तो आपको जो है सर वेरिएबल कोई टर्म है नहीं, तो आपने इसे 0 डिग्री कैसे बोल दिया, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए उसमें क्या होना चाहिए, आपको वेरिएबल होना चाहिए। तो आपके मन में होगा इसमें वेरिएबल नहीं है। दोस्तों देखिए इसमें वेरिएबल छिपा हुआ है। कैसे, क्या हम 12 को लिख सकते हैं 12x पे पावर 0? बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि अगर किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी वेरिएबल पर अगर 0 पावर होगी तो किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये देखिए 12 इंटू 1, यानी इसको हम 12 कह सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। उसी तरह यहाँ पर -2 है, क्या -2 को हम लिख सकते हैं -2x पे पावर 0? तो अब देखिए यहाँ पर डिग्री जो है इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अब मैं आपको दूसरा जो है पॉइंट बताऊंगा वह होगा लीनियर पॉलिनोमियल। साथ के साथ आप इसको दोस्तों साथ के साथ नोट करते जाइए, आपको अच्छा होगा। आप नोट करते जाएंगे तो आपको समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं, सेकंड जो होगा वह होगा आपको लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल आप क्या कह सकते हो कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो दोस्तों, 1 हो, तो उसे आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कह सकते हैं द पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री क्या हो, विच डिग्री इज 1, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है नहीं कोई नंबर है, यानी इसे आप 1 कह सकते हो। तो यहाँ पर देखिए डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे हमने लिख दिया 3y + 8 लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए नहीं कुछ है तो 1 छिपा हुआ रहता है। किसी भी नंबर पे किसी भी वेरिएबल पर अगर कोई पावर ना हो तो 1 छिपा होता है। तो यानी यह हो गया आपको लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब आपको दूसरा जो पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आपको नेक्स्ट जो पढ़ना है वह होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे बोलेंगे, देखिए दोस्तों अभी हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में चल रहे हैं, आपको इस चैप्टर में अधिकांश जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, द पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जो कि विच था पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 2, डिग्री इज 2, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहोगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, जैसे 2x² + 5x + 5x प्लस मान के चलिए
यहाँ पर मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ अभी फिलहाल समझाने के लिए। तो 2x² प्लस 5x प्लस 8। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर हो गई वह हो गई 2। तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, यह हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख लिया 2x² माइनस 4 लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर आपको हो गई 2, तो इसलिए आप इसे बोलोगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, वह मैं आपको बताऊंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसके बाद होगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको जो जरूरी है मेन, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूरी है। लेकिन अब जब इसमें आए हैं तो सारे टर्म को पढ़ेंगे। तीसरा आपको जो होता है वह होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलोगे दोस्तों, तो जिसमें जिसकी जो डिग्री होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होंगे उसे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी द पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 3, विच डिग्री इज 3, जिसका जो होगा डिग्री 3 होंगे उसे आप क्या बोलोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने लिख दिया 2x/3 प्लस 4x² माइनस 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, आपको 3 है, तो इसलिए आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे। जैसे मैंने लिख लिया 4x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 8। तो अब आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए आप इसे क्या बोलोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो यानी डिग्री के आधार पर आपको टाइप्स ऑफ, मैंने आपको पॉलिनोमियल आपको मैंने बता दिया। अब जो है आपको मैं जो नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, अब जो है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब जो है अभी तक में मैंने जो बताया वो सारे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक थे। अब मैं इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड अब आपको मैं थ्योरी बताऊंगा, तो उसे आप जो है क्या करेंगे, साथ के साथ नोट करते जाएंगे और साथ के साथ उसे समझते जाएंगे, और उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, समझेंगे। अभी तक में जो था वह आपको पॉलिनोमियल का बेसिक था, और अब जो मैं बताऊंगा दोस्तों वह आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। तो अब इससे अभी तक में जो आपने पढ़ा था उसको बस आपको बेसिकली आपके माइंड में रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए मैंने बताया था। अब हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हेडिंग हम लिखते हैं यहाँ पर, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे, क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आप क्या कीजिए, मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वह जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लेते हैं आपका जो पॉलिनोमियल है वह है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब आपको याद रखना है, यह आपको पॉलिनोमियल में a नॉट इक्वल टू 0 और b भी नॉट इक्वल टू 0। यानी आपको जो है हमेशा याद रखना, यहाँ पर देखिए यह एक पॉलिनोमियल है। जब हम चलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो उसके बारे में हम अलग चर्चा करेंगे। मान लीजिए अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यानी अब आपको देखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, पहले एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे मैंने लिख लिया 2x² या x² लिख लिया। ठीक है, x² मैंने लिख दिया यहाँ पर 5x, यहाँ पर लिख दिया 6। ठीक है, एक एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल के द्वारा दोस्तों आपको समझना है, क्या समझना है कि देखिए, अगर जो डिग्री, अभी डिग्री के बारे में पढ़े हैं, तो कोई भी इक्वेशन जिसकी जो डिग्री होती है उसके उतने जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पर आपकी डिग्री कितना हो गए, 2 हो गए, इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिख दिया x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 5। मैंने ये एक एग्जांपल लिया। अब देखिए इस एग्जांपल में डिग्री कितने हैं, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो यानी इसके
3 जीरोज होंगे। हालांकि आपको डिलीटेड हो गए हैं पहले, इससे पहले जो है, जो मतलब आज से 2-3 साल के पहले सिलेबस में, 2-3 साल पहले के जो सिलेबस होते थे उसमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ना होता था, तो वो अभी डिलीटेड है। लेकिन मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डिग्री होते हैं, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होते हैं उसके उतने जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, यह एक मैंने आपको पॉलिनोमियल लिया, तो यानी यहाँ पर जो है डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरोज होंगे, तो वो जीरोज क्या है आपको अल्फा और बीटा है, हमने मान लिया तो उसके जीरोज क्या है आपको अल्फा और बीटा है। चलिए, अभी आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ने से पहले एक बात आपको जानना होगा और इससे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो होंगे वह आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अभी से याद रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होंगे उसे आप हमेशा याद रखना, वह ए कहलाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वह कहलाएगा ए, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वह कहलाता है ए। फिर यहां पर देखिए दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ यहां पर जो एक्स होंगे वह कहलाएंगे बी। यहां पर देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या कहलाएंगे आपको, बी कहलाएंगे। और आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ आपको कांस्टेंट टर्म याद रखना है, वह कहलाएंगे सी। यह माइंड में रखिएगा, क्योंकि अभी से लेकर आपको इस एक्सरसाइज में हर जगह कोफिशिएंट का यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको कोफिशिएंट के बारे में पहले बता दिया था। तो यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन लिखा, जो पॉलिनोमियल लिखा, वह है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसी में मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वह होता है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वह होता है बी, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म उसे हम बोलते हैं सी। तो आपको यह माइंड में रखना है। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अगर आपको पूछे बताइए ए बी सी, पहले मैं 2-4 एग्जांपल लेता हूं, उसे आपको समझाने का कोशिश करता हूं, फिर जाके मैं इस जो है टॉपिक पे चलेंगे। तो जैसे आपको देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर आपसे पूछे ए कौन होगा, तो आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इसके पहले कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है तो आप कह दोगे यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इसके साथ 1 छिपा है, क्योंकि इसे हम लिख दें 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर ही होने वाला है। तो यानी यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो आप कह दोगे आपको 1 है। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या कहोगे, यानी आप बी यानी 5 हो गया, और कांस्टेंट टर्म आपको 6 हो गया। चलिए, और 1-2 एग्जांपल लेके हम दूसरा एग्जांपल लेके समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक और सेकंड एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस मैंने लिख दिया 8x माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। या यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर लेके अभी मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 2x स्क्वायर लिख लिया माइनस 8x लिख लिया, और यहाँ पर मैं सपोज दैट यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर 16 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने का आप कोशिश करना, समझिएगा, इसको समझने की जरूरत है। अब आपको मैं फिर से बता देता हूँ, यानी ए क्या कहलाएगा आपको, ए कहलाएगा 2, क्योंकि अभी तुरंत बताएं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है बी। तो एक्स का देखिए, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर साइन विथ साइन बोलना है तो -8, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म हो गया -16। पहले आपको ए बी सी के बारे में जानना है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वह कहलाएगा 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाएगा बी, यानी यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट एक्स का है -8, और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म होगा सी। अब तो ये हो गया। अब आपके मन में ये भी, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया टी स्क्वायर -15। अब बताइए इसमें क्या होगा, ये सारे एग्जांपल में आपको ए बी सी बताना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ए जो होगा आप कहोगे 1 है, बी जो होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। अब आप
आपके मन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं टी लिखा हूं, आपको मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही रहने देता हूँ। तो आपको सर ने बताया अभी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है बी, यहाँ तो एक्स है ही नहीं। तो चलिए, अगर जो टर्म नहीं होंगे तो वो हो जाएंगे जीरो। यहाँ पर आपको क्या है, बी नहीं है तो जीरो। कांस्टेंट टर्म हो गया आपको सी, तो यानी -15 हो गया। चलिए, नहीं समझे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ लेके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने लिख दिया 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी होगा। ये मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर हो, टी स्क्वायर हो, कोई भी चीज हो, ये वेरिएबल जो होंगे उसी पर डिपेंडेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप ए क्या बोलोगे, ए हो गया 4, क्योंकि आपको सर ने बताया कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह पर यू है, यू स्क्वायर यानी यू स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो ए कहलाएगा। फिर देखिए कांस्टेंट, आपको बी किसको बोले थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर u है तो यहाँ पर ये हो गया 8, और कांस्टेंट टर्म आपको कुछ नहीं है तो c। तो यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, एक बार याद रखिएगा कि कोई भी टर्म, कोई भी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, टी स्क्वायर हो, मतलब उसी तरह वाइस वर्सा, अगर x है तो एक्स स्क्वायर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है बी, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कहलाता है सी। तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो ए हो गया, यहाँ पर एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी कहला गया, कांस्टेंट टर्म को सी कहा। फिर उसी तरह मैंने एक एग्जांपल लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहना है आपको 2, एक्स का कोफिशिएंट -8 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म विद साइन बोलना है तो -16 हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 15 लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए कहलाया, यहाँ पर x नहीं था किसी टर्म में तो यहाँ पर 0 हो गया, b 0 हो गया और c हो गया कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे 4u² प्लस 8u है तो यहाँ पर मतलब u स्क्वायर है मतलब a हो गया 4, यहाँ पर b हो गया और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो 0 हो गया। तो ये सारी चीज आपने क्या हुआ समझ लिया, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इससे रिलेटेड जो है इस टर्म पे अब मैं आऊंगा, पहले आपको कोफिशिएंट के बारे में बताया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। रिलेटेड मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूं वो समझिएगा। सबसे पहला नंबर, इसमें देखिए आपको 2 जीरोज हो गए, तो इस दोनों जीरोज का जो सम होगा, यानी आपको याद रखना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, देखिए तो सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया आपको अल्फा, पहला सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा है एक और दूसरा बीटा है, तो उस दोनों को जोड़िए तो अल्फा प्लस बीटा। इसकी जो फॉर्मूला होती है दोस्तों वह याद रखना है -b/a। अब आपको यह याद करने का तरीका बताया मैंने, क्या हो गया, सम ऑफ जीरो जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वह होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब यहाँ पर देखिए, अभी सर आपने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वह b होता है, और यहाँ पर माइनस लगा है तो आपको लिखना है क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर a है तो a किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का होता है। तो यानी आपको यह फॉर्मूला माइंड में रखना है, क्या याद रखना है कि सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सम ऑफ जीरोज मतलब आपको ये अल्फा और बीटा जीरोज है तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो यानी यह हो गया आपको एक फॉर्मूला, हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, उसी तरह दूसरा फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, प्रोडक्ट हो गया, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी आप कह सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा, किसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c/a का मतलब क्या हो गया दोस्तों, c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो वही यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपको फॉर्मूला को माइंड में रखना है।
क्योंकि अब इस फॉर्मूला के द्वारा हम आपको जो है कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। फिर से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यानी आपको मैंने क्या बताया, सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो का अल्फा इंटू बीटा, यह हो गया आपको सी बाय ए। तो इस फॉर्मूला को आप माइंड में रखिए। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अब मैं देखिए आपको जो है इससे अभी जो मैंने आपको थ्योरी दिया उससे रिलेटेड जो है आपको मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से, क्वार्टरली एग्जाम के व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है, और ये आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे इसे। क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी आपको क्या करना है कि आपको जीरोज, आपने जो जीरोज निकाला और उसकी जो कोफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपको क्वेश्चंस में वेरीफाई करने के लिए आएगा। तो उसे आप कैसे कहोगे, यानी आपको क्वेश्चंस में क्या रहेगा, आपको एक क्वेश्चंस दे देगा कि आपको उसका जीरो भी निकालना है और आपको जो है रिलेशनशिप आपको बताना है उसके कोफिशिएंट के बीच में। तो चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। तो देखिए, आपको जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो अब आपको देखना है करना क्या है। आपको सबसे पहला काम, आपको जो है आपने जीरोज 9th क्लास में आपने पढ़ा था स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म के द्वारा आप क्या करते थे, जीरोज फाइंड करते थे। तो उसी तरह इसका हम जीरोज फाइंड करेंगे। तो जीरोज फाइंड करने का तरीका, यानी आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए सीखे होंगे क्लास 9th में, उसी को हम आज यूज करेंगे। तो देखिए, कोई भी आपको जो है कोई भी पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइज करने का रूल क्या होता है, आपको क्या करना है रफ में। सबसे पहला नंबर आपको रफ में, अगर आपने 9th में नहीं सीखा तो मैं सिखा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सीखना। फैक्टराइजेशन हम करते किससे हैं, अगर जो बच्चे अभी तक फैक्टराइज करने के लिए नहीं सीखे हैं, अभी आप अगर ध्यान देंगे तो अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो चलिए, आपको सबसे पहले रफ में क्या करना है, चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, आपको कितना बड़ा ही क्यों ना फैक्टराइजेशन हो करना, इस मेथड के द्वारा आप कर सकते हो, कभी गलती नहीं होगी। पहला आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, एक 1 2 3। तो आपको क्या करना है, हमेशा रफ में आपको फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म आपको क्या है देखना, 6x स्क्वायर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ। पहला आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ठीक है, जो अगर नहीं सीखे हैं तो वो आप भी सीख लीजिएगा। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ इनटू करना है। तो फर्स्ट टर्म आपको हो गया 6x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2। अब आप क्या करना, इस दोनों को इनटू करोगे तो आपको क्या होगा, माइनस 12x स्क्वायर होगा, क्योंकि 6 में आप अगर -2 से इनटू करोगे माइनस 12x स्क्वायर होगा। अब आपको क्या करना है, इस 12 का फैक्टराइजेशन कर लेना है। 12 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 2 6 जा, फिर 2 से 3 जा। अब देखिए, मैंने फैक्टराइजेशन मतलब क्या बोला, सबसे पहला नंबर फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म कर लिए। तो 6x स्क्वायर इंटू -2 किए, -12x स्क्वायर है, यानी यहाँ पर जो नंबर आया उसको आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन क्यों करेंगे, क्योंकि आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म के द्वारा बनाना है। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म का मतलब यह होता है, जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर देना है, उसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, यानी आपको ऐसा टर्म दो लेना है जिसको कि हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, या तो आप ऐड कर लीजिए या तो आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसको करने के बाद यह बीच वाला नंबर आना चाहिए, बीच में जो है वो आना चाहिए, या उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपने फर्स्ट इंटू टर्म किया है वो आना चाहिए। नहीं समझे, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे यहाँ पर -x है, यानी 2 टर्म लेना है जिसको कि आप प्लस करो या माइनस करो तो -x आ जाए, और इनटू करो तो यह 12 आ जाए। तो इसी हम फैक्टराइजेशन से लेंगे। देखिए 4 और 3 ले लेते हैं, देखिए 2 2 जा 4 और ये 3, 4 और 3 को लेंगे। अब देखिए 4 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो कितने का डिफरेंस हो गया, 1 का डिफरेंस हो गया, और 4 3 जा कितना होता है
12 होता है। फिर से आपको देखिए, यानी मिडल, आपको जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म है उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, हम वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। अब आपके मन में होगा कि सर आपने प्लस 3x माइनस 4x क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस बीच वाले टर्म को जो है, हमें इस बीच वाले टर्म को प्लस या माइनस करके वो आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए। तो आपको देखिए, आपको क्या हुआ, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स को मैंने लिखा 3x माइनस 4x। अगर 4x में से 3x को कटाएंगे माइनस एक्स होगा। आप फैक्टराइजेशन फिर कैसे करोगे, इस दोनों में कॉमन लोगे, इस दोनों में कॉमन लोगे और इस दोनों में कॉमन लोगे। अब इस दोनों में देखिए आपको क्या कॉमन आएगा, 6 और 3। 6 और 3 में नंबर कॉमन लेंगे तो 3 आएगा। एक्स स्क्वायर और x में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपने 3x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपको 2x बचेगा, प्लस यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, अब आपको देखना है इस दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ पर माइनस 4x है और माइनस 2 है, तो माइनस 4x और माइनस 2 में क्या कॉमन आएगा, तो आपको माइनस 2 कॉमन आएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस है, अब आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा प्लस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस करेंगे तब होगा माइनस। अब किसी बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर ले लिया -1। किसी बच्चे ने क्या किया, ध्यान देना, किसी बच्चे ने यहाँ पर क्या कर लेगा, यहाँ पर ले लेगा -1, बोलेगा इस दोनों में कॉमन 2 है, 2 तो कॉमन ले लिया। गलती करते हैं जो वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2x लिख दिया और यहाँ पर -1 लिख दिया। तो -1 लिखोगे, यहाँ पर जो साइन लिए है उसके साथ इंटू करोगे तो वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ आना चाहिए माइनस, यहाँ पर साइन है माइनस तो यहाँ प्लस लेंगे, तभी तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब आप देखना, उसके बाद आप क्या देखना दोस्तों, अब जो फैक्टराइजेशन का रूल होता है वो क्या होता है, और एक बात और आपको चेक करने का रूल बता देता हूं। आपने जो कॉमन लिया है, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आएगा वह हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर आपका इक्वल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ये सब लॉजिक है आपको कि पता करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो यानी इस तरह से आपको क्या हो गया, एक तो हमारा हो गया यहाँ पर 3x माइनस 2 हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया 2x प्लस 1 हो गया। फिर से देखना, यह जो दोनों एक साथ जो यहाँ पर कॉमन हुआ था, यानी यह जो आपको मिला हुआ है इसको एक फैक्टर हो गया, और दूसरा ये जो बच गया है 3x माइनस 2 वह हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यह तो आपने फैक्टराइज कर लिया, लेकिन हमें जीरोस निकालना है। तो जीरोस कैसे निकालोगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर fx जो होगा, fx को हम मान लेते हैं 0, लेट fx को हम मान लिए यहाँ पर 0। अगर हम fx को 0 के इक्वल कर देते हैं तब क्या होगा, यानी यह हो जाएगा fx जो आपने निकाला है वह होगा 0, तो यह भी हो जाएगा आपको 0, 2x प्लस 1 होंगे 0। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसे सॉल्व कीजिएगा, 3x ये माइनस उधर जाके होगा प्लस, तो x इक्वल टू क्या होगा आपको 2/3 होंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए यह भी आपको जो आप फैक्टराइज निकाले हैं ना उस दोनों को 0 के इक्वल कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए यह 2x है, ये प्लस है, उधर जाके होगा माइनस, तो x बराबर क्या होगा -1/2। तो यानी इस तरह से हमने 2 जीरोज निकाल लिए। अब जो 2 जीरोज निकाले हैं दोस्तों, एक का नाम रख लीजिए अल्फा और दूसरे का नाम रख लीजिए बीटा। आप किसी को भी अल्फा बीटा, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको अल्फा मान लिए हम इसको बीटा मान लिए तो वही होगा। हो सकता है कि आप इसे अल्फा मान लीजिए, आप इसे बीटा मान लीजिए, ये मतलब कह सकते हैं वाइस वर्सा, उल्टा उल्टा हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने इसको अल्फा माना तो आप भी अल्फा ही मानो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने माना हूं ये अल्फा ये बीटा, आप इसको अल्फा मान लो चाहे उसको बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने जीरोज निकाल लिया। अब हमें यह चेक करना है कि हमारा जीरो जो है वह सही है कि गलत, वही तो वेरीफाई करना है इस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, इसी से वेरीफाई होता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में रहेगा फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी आपको जो है जीरोज जो निकाले हैं उसको आपको वेरीफाई करना है। कैसे, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को यूज करते हुए। तो चलिए हमने जीरो निकाला, अब हमारा जीरो सही है कि गलत है उसे हम कैसे चेक करेंगे उसका भी मैं तरीका अब आपको बताता हूं। देखिए पहले आपका जो इक्वेशन है वो लिख लीजिए, जो पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब आपको मैंने बताया कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है a, x का कोफिशिएंट कहलाता है b, और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो कहलाता है c। अभी जस्ट मैंने बताया था
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी कहलाता है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6 हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपको, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो -1 है, और कांस्टेंट टर्म होता है c, यानी c इक्वल टू -2। अब देखना है दोस्तों यहाँ पर जो है, अब हम उस रिलेशनशिप को कैसे लगाएंगे, यहाँ पर यह ध्यान देना है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था कि सम ऑफ जीरोज जो होंगे, आपको मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट। देखिए ये माइंड में आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा, कोफिशिएंट यहाँ पर मैंने क्या बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर माइनस लगा, माइनस है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर ध्यान देना, अब दोस्तों मतलब इसको हम बोले थे कि सम ऑफ जीरोज, ये अल्फा ये बीटा है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो आप इसे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा, यहाँ पर देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -1 है, -1 है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको क्या है, -1 है, और माइनस पहले से है तो माइनस लगाएंगे, और ये -1 है, -1 हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको क्या है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कहलाता है, वो a है, तो a क्या है आपको 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपने जो अल्फा प्लस बीटा यानी आपने जो जीरो निकाला है वह आपका एक जीरो है क्या, अल्फा 2/3 है, और बीटा जो निकाला है वो है -1/2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -1/2। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1/6 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इस दोनों का एलसीएम होगा 6, ये हो गया आपको 2 2 जा 4, देखना इस दोनों का एलसीएम ले लोगे होगा 2/3 और -1/2, तो इसको आप फ्रैक्शन का जैसे ऐड करते हो वैसे करेंगे, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे 6 होगा, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर -3 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको 4 में से 3 को घटाओगे तो क्या होगा 1/6, और यह भी है आपको 1/6। अब दोनों इक्वल हो गया, यानी यह जो रिलेशनशिप हो गया वह हमारा वेरीफाई हो गया। तो सिर्फ अभी एक आपने किया है, अब दूसरा भी हम कर लेंगे, दूसरा भी करेंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं दूसरा इस जगह पे करूंगा। दूसरा ये अभी मैंने आपको सिर्फ सम ऑफ जीरोज निकाला है, अब मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूंगा। आप जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इस साइड में कर देता हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने किया सम ऑफ जीरोज, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत, वो भी हमें पता लग जाएगा। तो चलिए दोनों करना है, हमें हमेशा दोनों करना है, ये नहीं कि एक किए दूसरा छोड़ दिए, ऐसा नहीं। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना होगा, याद होगा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, coefficient of constant term, coefficient of constant term by coefficient of x square, coefficient of x square। तो चलिए अब हम इसको यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म मतलब हो गया c -2 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a यानी 6 हो गया, यानी 2 बाय क्या हो गया -2/6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों अल्फा हो गया 2/3 इंटू आपको बीटा क्या हो गया -1/2 हो गया, यह हमारा -2/6 पहले से है। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए तो ये 2 2 कैंसल हो गया, यहाँ पर हो गया -1/3, ऐसे भी आप कीजिए तो यह भी हो गया -1/3। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया, दोनों आपको इक्वल हो गया। यहाँ 2/6 था तो इसे आपको क्या किया स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आए, तो ये भी हो गया -1/3, तो इधर भी -1/3 इधर भी -1/3, इस तरह से आपका क्या हो गया, दोनों आपका इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आपका जो रिलेशनशिप था कोफिशिएंट बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वह हो गया आपको वेरीफाई हो गया। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इसे
स्क्रीनशॉट ले लें। वही है, देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7/2 + 3/4 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी जो मैंने थ्योरी दिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर आप क्या करोगे, इसे मान लो ये आपको fx = 2x² + 7/2 x + 3/4। अब क्या करना है दोस्तों, अभी तक मैं अपने फ्रैक्शन का नहीं पढ़ा था, अब आपको फ्रैक्शन का मैं बता रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करना है, आपको मैं तरीका बता रहा हूं। आप क्या करना दोस्तों कि जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन है, मान लीजिए आपको, सपोज दैट, पहले मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ ऐसा रहता 2x² + 7/2x रहता, अब मान लीजिए यहाँ पर 3 रहता, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते? पहले एक में फ्रैक्शन था, एक में फ्रैक्शन है, अब इसमें 2 में फ्रैक्शन है। तो आप क्या करोगे पहले समझना, जैसे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे में 1 है। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आप माइंड में इसको उसी तरह से करना। तो आप क्या करोगे, इन सभी का एलसीएम लेते। 1 2 का एलसीएम क्या होता, 2 होता। तो इसलिए आपको 2 होता, तो आप क्या करो, जो यहाँ पर नीचे में फ्रैक्शन है, जो नीचे में आपको फ्रैक्शन है, उससे सभी टर्म को इनटू कर दो। अब उससे क्या होगा, उससे मैं आपको फायदा बताता हूं। देखिए, जैसे इनमें आपको 2 आया, इसका एलसीएम 2 आया, तो 2 से हर एक टर्म को इनटू कर लीजिए। तब देखिए यहाँ पर 2x² में आप, यहाँ पर 2x² है, इसमें भी 2 से इंटू कर लीजिए। यहाँ भी देखिए 7 × 2 कर लीजिए, और इसमें भी आप 3 × 2 कर लीजिए। हमारा नीचे में 2 तो है, इससे क्या फायदा होगा। अब देखिए, ये हो गया आपको 4x², ये देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 7x, यह हो गया 6। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि जो हमारा फ्रैक्शन था वो गायब हो गया। उसी तरह ये मैंने आपको एक रफ बताया, उसी तरह आप क्या करना, इसमें जो है ना, आप इसका क्या कर लेना, इस दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। तो यानी 4 जो एलसीएम होगा, आप उसी से प्रत्येक टर्म को इनटू कर लेना। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, यहां पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 इन ईच टर्म। यानी हम क्या करेंगे, सभी टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपको मैंने बताया था। आप क्या करना, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, एलसीएम लेंगे। 1 2 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। तो जो एलसीएम होगा उससे सभी टर्म को इनटू कर दीजिए। अब सभी टर्म को इनटू करोगे तो देखो, ये 4 2 जा कितना होगा दोस्तों, 8x² होगा। यहाँ पर अगर 4 से इनटू करोगे, सभी टर्म में करना है, तो अब सभी टर्म में आप 4 से इनटू करोगे दोस्तों, तो क्या होगा, यहां पर अगर 4 से इनटू करोगे तो यहां पर कितना होगा आपको, यहां पर 4 से करेंगे, ओके, यहां पर 4 से करेंगे तो आपको क्या होगा, 8x² होगा। जबकि यहां पर आप अगर 4 से इनटू करोगे तो कितना होगा, देखो यहां पर 4 से इनटू करोगे तो यहां पर 2 2 जा 4, यहां पर हो जाएगा 14x। यहां पर क्या होगा आपको, 14x हो जाएगा, प्लस इसमें 4 से इनटू करोगे तो हो जाएगा आपको 3 होगा। क्योंकि आपको अभी मैंने समझाया था, इस तरह से अगर आप करोगे ना, तो ये जो फ्रैक्शन है वो आपको खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 4 इन ईच टर्म। क्यों किया 4 से इनटू, क्योंकि मैंने बताया कि अभी क्या करना, जो भी आपको फ्रैक्शन में है उन सभी का एलसीएम ले लेना। जैसे यहाँ पर नहीं कुछ है, 1 है, जैसे देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर नहीं कुछ है, 1 1 2 4, 1 2 4 का एलसीएम लोगे तो 4 होगा। जो एलसीएम आएगा उनसे सभी टर्म में इंटू कर देना। तो 4 आया तो 4 से इसमें इंटू करेंगे, 4 2 8², इसमें 4 से करोगे तो देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 2 जा 4 कटेगा, 2 यानी यहाँ पर 2 बचेगा, 2 7 जा 14 हो गया। इसमें 4 से इंटू करोगे तो 4 × 4 कैंसिल, ये हो गया 3। अब इसका आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो। जैसे फैक्टराइजेशन करते थे, तो फैक्टराइजेशन का रूल आपको मैंने क्या बताया कि आप रफ में फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म कर लेना। तो यहाँ पर देखिए 8x² × 3 कर लीजिए, तो आपको क्या हो गया, 24x² हो गया। अब आपको 2 टर्म लेना है, जिसको कि प्लस करने के बाद 14 आ जाए, इंटू करने के बाद 24 आ जाए।
तो मेरे को 2 टर्म तो समझ में आ रहा है। एक हम ले लेते हैं 12, एक ले लेते हैं 2, क्योंकि 12 और 2 आप ऐड करोगे तो 14 आएगा, 12 2 जा 24 आएगा। तो यानी हम क्या करेंगे, आपको जो है स्प्लिटिंग मिडल टर्म के द्वारा आपको क्या करना है, 8x स्क्वायर 14 को आप क्या लिख लोगे, 2x प्लस 12x, 2x प्लस 12x करोगे तो 12 2 14 और 12 2 जा 24। यानी क्या कहता है कि आप जो है 2 टर्म ऐसा चूज करना है, यानी ये बीच वाले टर्म को 2 ऐसे टर्म में इसको स्प्लिट करना है जिसको कि प्लस करे तो ये बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए। तो हमने 12 और 2 लिया, 14 होता है और 12 2 जा 24 होता है। अब देखिए इसमें कॉमन ले लोगे, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, 8 और 2 में क्या कॉमन आएगा, आपको 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बच गया आपको 4x, यहाँ पर बच गया 1। उसी तरह 3 और 12 में कॉमन क्या आएगा, आपको 3 कॉमन आएगा, तो ये होगा आपको 4x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यह दोनों टर्म आपको क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी आपको एक हो गया 2x प्लस 3 और एक आपको हो गया 4x प्लस 1। तो यह हमारा फैक्टराइजेशन हुआ। अब हम आपको क्या बोले थे कि आपको जो है fx इक्वल टू 0 कर लेना है, fx हमेशा आपको क्या कर लेना है, 0 के इक्वल करना है, तभी आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा। तो fx इक्वल टू 0 करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा और यह भी आपको 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, दोनों 0 के इक्वल करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 2x इक्वल टू ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो -3/2 हो गया। अब देखिए इधर हम इसको भी हम x की वैल्यू निकालते हैं, यह देखिए 4x प्लस है, उधर जाके माइनस होगा और x इक्वल टू क्या हो गया आपको -1/4 हो गया। तो ये हो गया आपको अल्फा, ये हो गया आपको बीटा। अब चलिए हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का तरीका हमने क्या बताया, देखिए वेरीफाई करने के लिए अब जो हमारा यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी आपको पॉलिनोमियल है, सॉरी इक्वेशन में बोल दिया पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर क्या है, 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 है। अब हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको देखिए कोफिशिएंट ऑफ x यह कहलाता है a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहलाता है a, कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है b और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कहलाता है c। तो चलिए हमने क्या किया, हम आप बोलोगे सर इक्वेशन यह था, आपने यह क्यों लिया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम जो इसे कन्वर्ट किए हैं पॉलिनोमियल में, इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी लेंगे तो आ जाएगा, इसको भी लेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए हम इसी को लेके करते हैं क्योंकि हमें आसानी होगा। अब देखिए अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर देखिए वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, पहले आपको निकालना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फॉर्मूला आपको मैंने बताया, फॉर्मूला बनाते बनाते आपके माइंड में आ जाएगा। सम ऑफ जीरो यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको आप क्या कहोगे -b/a। अब सब की वैल्यू को हम रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ये कितना है, अल्फा -3/2 है, प्लस बीटा आपको क्या है -1/4 है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर -b यानी यहाँ पर हो गया -14 और यहाँ पर a देखिए आपको हो गया 8। अब इसे सॉल्व कीजिए, इस दोनों का एलसीएम होगा 4, यह होगा आपको 3 2 जा -6, ये होगा माइनस यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर -14/8 है, इसे सॉल्व कीजिए, 4 7 जा 4 2 जा। उसी तरह यहाँ पर -7/4 हो गया और यह भी -7/4 हो गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया, यह वेरीफाई हो गया, एक वेरीफाई हमने कर लिया, ठीक है। उसी तरह हम दूसरा करते हैं दोस्तों। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखिए यहाँ पर हमने किया, अब यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अब उसी तरह हम दूसरा वेरीफाई करेंगे। अब आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। मैंने फिर से बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, सी हो गया, और आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए हो गया। आप सारे वैल्यू को रखेंगे। अब देखिए अल्फा आपको क्या है -3/2 है,
और यहाँ पर बीटा आपने कितना निकाला है, -1/4 निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए c/a, c आपको क्या है 3 है और a क्या है आपको 8 है। इसे सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 1 जा 3 और ये देखिए 2 4 जा 8, तो यह भी 3/8, यह भी 3/8। तो इस तरह से हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया दोस्तों, वेरीफाई हो गया। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहता है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे 3 मार्क्स के, तो आप इसे प्रैक्टिस जरूर करें। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब देखिए टाइप 2 टाइप आपको जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑन फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when the sum and product of its zeros are given, यानी अब क्या होगा, अभी तक में हम जीरोज निकालते थे और उसे वेरीफाई करते थे, लेकिन अब आपको क्या होगा, जीरोज दिया रहेगा और कहेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको लाना है, तो उसे आप कैसे लाओगे। तो इसके लिए मैं आपको देखिए फॉर्मूला पहले बता देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी भी आपको बताना हो और अगर आपको जो है जीरोज दिया हो, तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूला को आप माइंड में रखना और उसी फॉर्मूला के द्वारा इस तरह के क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व बन जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x² होगा माइनस, आपको याद रखना है सम ऑफ जीरोज इंटू x होगा, प्लस क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यह फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आपको माइंड में रखना है और इस फॉर्मूला के द्वारा आप इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हो। कब, कौन से इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज को क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या बोलोगे, अल्फा इंटू बीटा। यानी इस फॉर्मूला को आप माइंड में रख के अगर आपको सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूं, इस एग्जाम्पल के द्वारा अब आपको मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, देखना। जैसे अब आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ऑन फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर, मतलब क्या हो गया आपको सम, यानी ये पहला जो हो गया यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया, वह हो गया आपको 1/4 और यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, हुआ दिया हुआ आपको -1। तो चलिए उस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो हमने लिखा है उस फॉर्मूला को यूज करके देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, तो हमने लिखा है x², यहाँ पर देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए इसके द्वारा हम सॉल्व करते हैं, x² को x² ही रहने देंगे माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है आपको, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और यहाँ पर x है, x रहने देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको -1 है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन में होंगे पॉलिनोमियल, यानी अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन में है तो जो फ्रैक्शन में है उन्हीं से सभी टर्म में आपको इनटू कर देना है। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन में 4 है तो 4 से हर एक टर्म को इनटू कर दीजिए। तो 4 से आप हर एक टर्म में इनटू करोगे दोस्तों, देखिए 4 से इनटू करो तो ये देखो 4x² हो जाएगा, इंटू यहाँ पर देखिए फिर इसमें भी 4 से इंटू करोगे तो 4 इंटू एक्स, यानी 4 4 कैंसल, यहाँ पर बच जाएगा -x होगा, इसमें 4 से इंटू करोगे तो होगा -4। इस तरह से यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, फॉर्म हो गया। मैंने आपको फिर से बता देता हूं, अगर कभी भी फ्रैक्शन में आए आपको पॉलिनोमियल, फ्रैक्शन में होता हो यानी कोई नंबर अगर आपको जो है, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट जो होगा किसी भी वेरिएबल का, अगर आपको फ्रैक्शन में आ जाता है कोई पॉलिनोमियल का, तो आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन में नंबर होगा उसी नंबर से सभी में इंटू करना है। जैसे यहाँ 4 है, 4 से सभी को इंटू करो, 4 से इंटू करोगे ये 4x² होगा, इसमें 4 से इंटू करोगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा -x, इसमें 4 से इंटू करोगे -4। तो यह हमारा गिवन हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। एक बताया, एक और मैं बताता हूं, देखिए जैसे यह है, यहाँ पर भी देखिए
अल्फा प्लस बीटा हो गया आपको √2 हो गया, फिर आपको देखिए अल्फा इंटू बीटा आपको क्या हो गया 1/3 हो गया। तो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको क्या हो गया √2x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको क्या हो गया 1/3 हो गया। अब आपको तुरंत मैंने बताया कि जब आपको फ्रैक्शन में होगा तो जो फ्रैक्शन में नंबर होगा उसी से सभी टर्म को इंटू करना है। तो अब चलिए यहाँ 3 है, 3 से इंटू कर दीजिए इसको, तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, इसमें 3 से करिएगा तो होगा 3√2x होगा, और इसमें 3 से कीजिएगा तो 3 3 कैंसिल यानी 1 हो जाएगा। फिर से देखिए आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर आपको जो है अगर फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन में आ गया तो आप उसी नंबर से सभी टर्म को इंटू करना है। तो आप देखो 3 से इन सभी को टर्म को इंटू करोगे, 3x स्क्वायर इसमें करोगे -3√2x हो गया, इसमें 3 से इंटू करोगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। तो यह आपको हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले।